हेलो गाइस, मैं रचित रावत स्वागत करता हूं आपका क्लास 10th मैथ की फुल सीरीज के लेक्चर नंबर 38 में। आज के हम लेक्चर में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड सवाल। सेकंड क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको सिखा दिया था कैसे करना है। इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली इक्वेशंस बना के छोड़नी है, चाहे वो द्विघात समीकरण में बोलूं चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 306 प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 306। ठीक है, वो हमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। ओके, तो यानी कि देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होते कौन से हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है कि एक सीरियल काउंटिंग में जो नंबर्स चल रहे हैं, जैसे कि 1 2 3। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे ये जो है कंसेक्यूटिव नंबर है। या फिर अगर मैं लिखता हूँ 51 52 53, ये एक कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर में अगर मुझे फर्स्ट नंबर पता है तो सेकंड वाला नंबर मैं अपने आप प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मेरा पहला नंबर जो है मान लो 20 है, तो अगला नंबर 21 ही होगा। क्यों? क्योंकि 20 में बस +1 ही तो करना है। अगर मेरे को 21 पता है तो मुझे पता है मेरा अगला नंबर 22 ही होगा। क्यों? क्योंकि +1 ही तो करना है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स यही तो होते हैं, x और x+1, ये दोनों जो है कंसेक्यूटिव नंबर है। सो यहाँ पे जो है सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम करूंगा, मैं लेट करूंगा जो मेरा फर्स्ट नंबर है। क्योंकि अगर मुझे मेरा पहला नंबर पता लग गया ना, तो सेकंड नंबर जो है मैं निकाल सकता हूँ। सो लेट द फर्स्ट, यहाँ पे क्योंकि मेरे को पॉजिटिव नंबर बोल रहे हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज x। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है वो x है। द सेकंड, तो जो सेकंड पॉजिटिव नंबर या फिर मैं कहूंगा सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि वो बोल रहा है कि लगातार नंबर है। सो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर में +1। ओके, तो मुझे फर्स्ट नंबर पता लग गया, सेकंड नंबर पता लग गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, इन दोनों पॉजिटिव नंबर्स का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं, यानी कि x को मैं मल्टीप्लाई कर दूं x+1 से, तो मेरा आंसर क्या आता है, मेरा आंसर आता है 306। ओके, अगर मैं x को पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा x², फिर इस x को जो है मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ भी, सो प्लस x मल्टीप्लाई 1 इज x इज इक्वल्स टू में 306। ये मेरा बन जाएगा x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू में 0। तो ये मेरी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे कहा था कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही छोड़ना है, तो हमें अपना क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व करके आना है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे को पेपर में या फिर बोर्ड में क्वेश्चन ये वाला गिवन होता है, जो इसके ऊपर की जो ये सब हेडिंग है ये हमको गिवन ही नहीं होती। तो उस केस में हमें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना, हमें इसका आंसर आगे सॉल्व करके आना है। क्योंकि हमें उन्होंने सिर्फ इतना नहीं बोला कि आपने सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़नी है। तो अगर मेंशन ना हो कि इक्वेशन बना के छोड़ दो, तो आपने इसका आंसर आगे निकालना है, आपने इसके रूट्स भी निकालने हैं, आपको इसको सॉल्यूशन भी निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे अगली वीडियो में पता लगेगा। सो यहाँ पे मेरा इसका आंसर खत्म होता है। फॉर हिंदी मीडियम गाइस के लिए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम में कैलकुलेशन तो सेम ही रहती है, बस जो इक्वेशन लाइन की स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसको लिख देता हूँ कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव नंबर। ओके, माना पहला धनात्मक पूर्णांक है x, तो दूसरा क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, सेकंड पूर्णात्मक पूर्णांक, बाकी इसके अलावा जो कैलकुलेशन है वो सेम रहने वाली है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि रोहन मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। ओके, सो इसका मतलब है कि रोहन है और रोहन की मम्मी है। रोहन की मम्मी की जो आयु है वो रोहन की आयु से 26 ईयर्स ज़्यादा है, 26 ईयर्स बड़ी है उसकी मम्मी उससे। सो हम लेट कर लेंगे रोहन से एज। अगर मुझे रोहन की एज पता लग जाए तो उसकी मम्मी की एज मैं गेस कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे पता है उसकी मम्मी की एज उससे 26 वर्ष ज़्यादा है। सो x ईयर्स। नाउ नेक्स्ट इज रोहन्स मदर एज
उसकी मम्मी की एज जो है उससे 26 वर्ष ज्यादा है। सो x प्लस 26 हो जाएगा, x प्लस 26 ईयर्स। उसके बाद हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अगर गुणनफल करें, उन दोनों की आयु को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है 360। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद यानी कि 3 years लेटर। ठीक है, या फिर नाउ भी लिख सकते हो, 3 years नाउ लिख देते हैं। रोहन की एज कितनी हो जाएगी? अच्छा, अगर आज मेरी आयु जो है 20 साल है तो आज से 3 साल बाद मेरी आयु 23 साल हो जाएगी, क्योंकि वो 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को x प्लस 3 करना पड़ेगा यहाँ पे। x प्लस 3 years हो जाएगी रोहन की एज। सेम उसकी जो मम्मी की एज है, रोहन मदर एज, उसकी मम्मी की एज कितनी थी? x प्लस 26। उसकी मम्मी की एज में भी 3 ऐड हो जाएगा, सो प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। अब मेरे को इन दोनों की एज पता है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 306। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 if multiplied by x plus 29 my answer will be 360। ओके, तो अब ये जो मेरा x है ये पहले इस x से मल्टीप्लाई करेगा एंड देन 29 से भी करेगा। सेम फॉर 3। आई होप आपको ये कैलकुलेशन आती होगी, ब्रैकेट्स कैसे खोलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे। सो x मल्टीप्लाई x विल गिव मी एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27, 3 2 6 and 2 87 gives me 360। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 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 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल्स टू में 0 विल गिव मी द फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ऑफ, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 35। अगर मैं उसमें से 8 माइनस करूँ तो 273। सो दिस इज द माय फाइनल आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़नी है। अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पे लाइनें लिख दूँ तो वो कुछ ऐसे बनेगी कि माना जो हमारा रोहन है, रोहन की आयु x वर्ष है और रोहन की जो माँ की आयु है वो उससे 26 वर्ष ज्यादा है। ठीक है, तो वो x प्लस 26 हो जाएगा। इन थर्ड केस 3 years नाउ में आप लिख सकते हो 3 वर्ष बाद। अगेन रोहन की आयु में क्या फर्क पड़ा? उसके साल 3 वर्ष ऐड हो गए। और रोहन की मदर की आयु, रोहन की माँ की आयु। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन था काफी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमको कह रहा है ओके दिस वन इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन पेपर में और बोर्ड में दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में आता है, बहुत ज्यादा रिपीटेडली आता है ये क्वेश्चन। सो इसको हम बहुत ही ज्यादा ध्यान से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है मैं कहूंगा इसके लिए। ठीक है, सो स्टे फोकस्ड। यहाँ पे हमें कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। एक ट्रेन ट्रेवल करती है यहाँ से यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस जो है वो 480 किलोमीटर है। ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। जब मैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलता हूँ, यूनिफॉर्म का स्पीड का मतलब है कि जब मैंने यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी और जब मैं यहाँ तक पहुंचा, मैंने अपनी स्पीड ना तो कम करी और ना ही बढ़ाई, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक्स स्पीड से चला मान लेते हैं वो, क्योंकि स्पीड उन्होंने हमको दी नहीं हुई। इफ स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर लेस इट वुड हैव टेक 3 hours मोर टू कवर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास दो केस हैं। पहली कंडीशन में भी इतना ही था, सेम डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी। अब ये कंडीशन नंबर 2 लिख दी मैंने, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फिर से जा रहा है, डिस्टेंस अभी भी 480 ही किलोमीटर कवर कर रहा है, लेकिन जो उसकी स्पीड है वो पहले x थी, लेकिन अब उसने अपनी स्पीड से 8 घंटे कम, 8 किलोमीटर की रफ्तार से कम चल रहा है। तो अगर वो स्पीड कम करेगा, अगर आप धीरे धीरे चलोगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, तो उसका जो समय है वो 3 घंटे अधिक लग रहा है। तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 3 घंटे ज्यादा देने पड़ेंगे। तो पहले वाली डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको t टाइम लग रहा होगा, है ना।
सो ये केस 1 है हमारा और ये केस 2 है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में अभी हमारी जो इक्वेशन चलने वाली है, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो मुझे जो है स्पीड भी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता, तो मुझे दोनों को लेट करना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन है ना, हाँ ट्रेन है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमेशा मतलब भाई अच्छे से लिखना है, अगर आप यूनिट्स को मिस करोगे तो आपके नंबर कटेंगे। एंड सेम लेट टाइम टेकन, कि टाइम कितना टेक कर रहे हैं, मान लेते हैं टी टाइम टेकन, है ना, टी आवर्स लिख देता हूँ, आई थिंक आवर्स में ही बात हो रही है, यस। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला हमको कहता है स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस ओवर में टाइम, है ना। इसके अकॉर्डिंग मेरे पास स्पीड x थी, डिस्टेंस 480 किलोमीटर थी, तो टाइम टेकन t था, राइट राइट। अब इस सिचुएशन में मैं t की वैल्यू निकाल लेता हूँ कि मेरे को कितना टाइम लग रहा है, 480 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। इन केस अभी के लिए मान रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन क्यों माना है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, केस 2 में क्या हो रहा है, जो मेरी स्पीड ऑफ ट्रेन है, जो मेरी स्पीड ऑफ ट्रेन है वो 8 किलोमीटर की रफ्तार से कम चल रही है, यानी कि x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है ना। तो जो टाइम टेकन है वो बढ़ गया। टाइम कितना ले रही है वो, टाइम टेकन के लिए भाई वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। माय बैड, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे t आएगा। सो वो t प्लस 3 आवर्स ले रही है, राइट राइट। अब जब मैं यहाँ पे इसका, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, ओके। सो अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस ओवर में टाइम, तो मेरी स्पीड कितनी है, स्पीड है मेरी x माइनस 8। मेरा डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस अभी भी 480 ही है। और जो मेरा टाइम है, अब मेरे को टाइम कितना लग रहा है, टाइम मुझे लग रहा है t प्लस 3, राइट राइट, बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ वैल्यूज को पुट करा। x माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 480 डिवाइडेड बाई t प्लस 3, ठीक है। अब देखो, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है तो मैंने यहाँ पे जो है t की वैल्यू निकाल रखी है। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस t की वैल्यू को इसमें पुट करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी कर लेता हूँ। x माइनस 8 t प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 40। मैंने कुछ नहीं करा, ये t प्लस 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। ओके, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ। x माइनस 8 t प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 480, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैं पुट करूंगा वैल्यू ऑफ t, मैं t की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा। x माइनस 8, t की वैल्यू कितनी थी, इफ यू रिमेंबर t की वैल्यू थी 480 ओवर में x प्लस 3 इज इक्वल्स टू में 480, राइट राइट। अब कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूँ। इसका पहले बेस सेम करेंगे, 480 ओवर में x प्लस 3x बन जाएगा, ये इज इक्वल्स टू में 480, ओके। सो अब x पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल लुक्स लाइक समथिंग 480 प्लस 3x ओवर में x। ये x जो है इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, देन माइनस ऑफ 8 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 480 प्लस 3 ऑफ x ओवर में x इज इक्वल्स टू में 480। ये थोड़ा ज़्यादा ही डेंजर तो नहीं लग रहा कलर आपको? लेट मी जस्ट चेंज इट टू ब्लू वन, ओके। यहाँ पे मेरा जो है x से x कट गया, ये मेरा बन गया 480 प्लस का 3x, क्योंकि x से x कट गया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, माइनस अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो अंदर वाले साइन उल्टे हो जाएंगे। जो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का था, यहाँ पे ये बन गया माइनस का, ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का बनेगा, 3 8 24x। अब इस पूरे नंबर के नीचे तो जो है x था, है ना, इसके नीचे x था, लेकिन इनके नीचे तो अभी कुछ भी नहीं है, तो पहले मेरे को इनका एलसीएम बराबर करना पड़ेगा यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बन जाएगा 480x प्लस 3x स्क्वायर, कुछ नहीं हुआ, इनके नीचे 1 था, x बराबर करने के लिए मैंने इनको x से मल्टीप्लाई किया। अब माइनस का 3840
माइनस 24x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू में 480। अब पूरे का बेस जो है सेम है, अब इस x को मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ मल्टीप्लाई होने के लिए, माय बैड। It will give me 480x plus 3x square minus 3840 माइनस 24x इज इक्वल्स टू में 480x। अब यहाँ से बहुत इजी है, 3x स्क्वायर तो मेरा आइसोलेट रहेगा क्योंकि इसके कंपैरिजन का और कोई है ही नहीं। 480x माइनस का 24x, अब ये वाला 480x यहाँ पे आएगा तो माइनस का 480x हो जाएगा, और माइनस 3840 इज इक्वल्स टू में 0। 480x से 480x कट गया, मेरे पास आ गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू में 0। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, कुछ नहीं करा मैंने, इट्स इजी वन, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि मैंने किया कैसे इसको। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन में बोला हुआ है उसको समझा, और उसके दो केसेस बने मेरे, केस 1 और केस 2। केस 1 में उसने मुझे कहा कि आप 480 डिस्टेंस कवर करते हो विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, x आपको टाइम लगता है, t आपको टाइम लगता है, x आपकी स्पीड है। इन सेकंड केस क्या हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस वही है, लेकिन आपने स्पीड अपनी जो है -8 कर दी, यानी कि स्पीड आपकी थोड़ी सी कम हो गई। अगर स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा, टाइम आपका 3 घंटे से बढ़ गया। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है, स्पीड इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस ओवर में टाइम। आई डिड नथिंग, आई जस्ट पुट द वैल्यूज। स्पीड मेरी x थी, डिस्टेंस 480 थी, और टाइम मुझे t लग रहा था अकॉर्डिंग टू केस 1। मैंने वैल्यूज को पुट करा, बिकॉज नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स इन स्टूडेंट्स माइंड दैट व्हाई आपने x की वैल्यू को क्यों नहीं पुट करा, आपने t की वैल्यू को क्यों करा। आप चाहते तो यहाँ पे x की वैल्यू को भी तो ये मान सकते थे ना, पर आपने t को यहाँ क्यों भेजा, बिकॉज हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करनी है, यानी कि मुझको x पता करना है, और अगर मुझे x पता करना है तो मुझे x को खत्म नहीं करना है। अगर आप x की वैल्यू भर देते हो ना तो इट मीन्स आप x को एलिमिनेट कर रहे हो, आप x को हटा रहे हो, आपको x को रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ से t की वैल्यू निकाली, सो दैट मेरा इक्वेशन में x जो है बना रहे। ठीक है, एंड देन इन सेकेंड केस मैंने अगेन सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद मैंने वैल्यूज को पुट करा, t की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन से उठाई और यहाँ पे पुट करी, देन उसके बाद नथिंग आई डू, आई जस्ट डू अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे बस इस चीज का ध्यान रखना कि इस पूरे नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो x है, और इन दोनों के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो पहले आपको जो है डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद ही आप इस x को इस साइड भेज सकते हो, उससे पहले नहीं भेज सकते। बच्चे ये गलती करते हैं, आई होप आप नहीं करोगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया। दिस इज ऑल, ऐसे इन क्वेश्चंस को अपने अटेम्प्ट करना है, इक्वेशंस बना के छोड़ देना है। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यू गाइज काउंटर एनी डाउट, कोई भी डाउट आ रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।